हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक एवरीबॉडी। हमारे सभी सुपर 50 के हमारे छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, भावी शिक्षक सभी का मैं स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से हम लोग चलेंगे आज फाइनल जो हमारा युद्ध चल रहा है सीटेट का, उसके एक और भयंकर प्रिपरेशन में। तो बच्चों के डिमांड पर हम अब हिंदी पेडागोजी की क्लास यहाँ पे करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम लैंग्वेज की पेडागोजी की बात करेंगे तो लैंग्वेज में हर एक पॉइंट को भाषा के हिसाब से सोचना पड़ेगा। जैसे हम गणित की बात कर रहे हैं तो हमेशा हम लॉजिकल चीजें सोचते थे। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, हम कैसा बोलते हैं, कैसे बोल सकते हैं, कैसे अच्छा बोल सकते हैं। तो इसमें हर चीजें आएंगी जो LSRW मेन कंसेप्ट है, उसके इर्द गिर्द और जितना भी एक्विजिशन थ्योरी है उसके इर्द गिर्द चीजें रहेंगी। बाकी निदानात्मक, उपचारात्मक, ये सब आपको पता है, आगे भी पढ़ा है आप लोगों ने। तो शुरुआत करेंगे सभी एक से एक क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। जब भी जिसको मौका मिलेगा वो उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। ऐसे हमेशा कोशिश करेंगे कि आंसर सही हो और आपको उसका सही कारण पता हो, ये भी जरूरी है। सही कारण पता होना भी बहुत आवश्यक है। सो चलिए, लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, सभी पार्टिसिपेंट को। एंड लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। स्क्रीन होगी शेयर और आपके सामने आ गया आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू और सब लोग फटाफट उत्तर करेंगे। बताइए एवरीबॉडी, निम्न में से भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो लैंग्वेज स्किल्स की बात हो रही है। लैंग्वेज स्किल्स के संबंध में कौन सा कथन सही है हमें पूछा जा रहा है। अब हम यहाँ पे क्या सोचेंगे? लैंग्वेज स्किल्स की बात हुई तो चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। हमेशा ये ट्रू नहीं रहता है कि जो LSRW पूरा चारों कौशल है हमेशा एक क्रम में सीखा जाए, ऐसा जरूरी नहीं है ना। एक भाषा कौशल दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं? बिल्कुल नहीं। कैसे स्वतंत्र रहेंगे? आपका लिखना, बोलना, सुनना ये सब जुड़ा हुआ है। अच्छा सुनेंगे नहीं, अच्छा बोल नहीं पाएंगे। अच्छा लिखने का, अच्छा बोलने का, हर चीज का रिलेशन है। भाषा के कौशल अंतः संबंधित हैं, इंटरनली कनेक्टेड हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तुम्हारा थर्ड इज द करेक्ट आंसर। जो भी लोग जब भी वीडियो देख रहे हैं, भाषा के कौशल बिल्कुल एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हर प्रकार के क्वेश्चन में कराऊंगा, छोटे बड़े, लॉजिकल, सीधा, घुमा हुआ, जिलेबी, हर तरह की चीजें होंगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न में से किसका भाषा एक उत्तम साधन है ना? क्या सोचने में भाषा का यूज होता है, महसूस करने में होता है, या चीजों को जोड़ने में होता है? अच्छा, कोई मुझे बता सकते हैं कि सोचने और महसूस करने में और चीजों से जुड़ने में, इन तीनों में कैसे उपयोग होता है? एनीबॉडी? सोनी? जिनको भी बताना होगा यस लिख देंगे चैट में। बताइए सोनी, कैसे आपको लगता है कि ये सोचने, महसूस करने, जुड़ने सब में होता है? जी सर, सबसे पहले सोचने में भाषा का प्रयोग हम लोग उस तरीके से करते हैं जैसे कोई चीज़ हमारे मतलब प्रेज़ेंट में अभी नहीं है, उस चीज़ के बारे में हम लोग सोचते हैं कि ये कैसे होगा, कैसे नहीं। जैसे अभी सीटेट का एग्ज़ाम ही है अपकमिंग, उसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे करेंगे, कैसे अपना नंबर जो है 90 अबव मतलब एक हम लोग एक टारगेट रखे हैं कि उसके अबव हम लोगों को लाना है। जी। और महसूस ये चीज़ होता है कि जो हमारे प्रेज़ेंट में अभी नहीं है, अमूर्त जिसे कहते हैं, वो नहीं मतलब है, उसके बारे में हम लोग फ़ील कर सकते हैं। और जो इंसान उस चीज़ को महसूस कर रहा है, वही उसको सोच सकता है। जी। और तीसरा चीज़ों को क्या कह ऑप्शन था सर? चीजों को जोड़ने में, चीजों से जुड़ने में। चीज़ों को जो जी सर, चीज़ों से जुड़ने जैसे कोई किसी चीज़ से हम लोगों का रिलेशन मतलब रिलेट हो जाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ अकेडमी से जुड़े, तो उससे एक मतलब एक रिश्ता जैसा बन गया है कि उससे संबंध बन गया है कि हम लोग क्लास अगर नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। जैसे अभी जी। आप क्लास करा रहे तो इंटरेक्शन दोनों तरीके से हो रहा है, दोनों तरफ से। तो जी। वो सब रिलेट करता है भाषा में। ओके। थोड़ा मैं यहाँ पर और जोड़ना चाहूंगा कि जो इन्होंने बताया, देखिए सोचना है तो मैं भाषा से अगर हम उसको जोड़ते हैं, भाषा कैसे? अगर मैं सोच रहा हूँ कि अभी ना 11:30 सर की क्लास है, फिर उसके बाद हमको जाके खाना बनाना है, अरे फिर उनके यहाँ भी तो जाना है। आपकी जो भी भाषा हो, आपकी भाषा हिंदी है, इंग्लिश है या कोई भी रीजनल लैंग्वेज है, आप जब ये चीज सोच रहे होते हैं तो एक्चुअल में वो सेंटेंस चल रहा होता है आपके दिमाग में, है ना? अब मान लीजिए कोई
कोई आप बांग्ला बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं, तो आप वो दिमाग में सेंटेंस चलेगा, ये जाएंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये चलता है आपके दिमाग में। तो वो सेंटेंस एक्चुअल में बैकग्राउंड में चल रहा होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि वो सोचने में भी यूज होता है, महसूस करने में। कोई चीज जब महसूस कर रहे हैं, आप सोचते हैं, आप बोल नहीं रहे हैं लेकिन महसूस कर रहे हैं कि वाह कितना अच्छा लग रहा है, मैं बोल रहा हूं, एक्चुअल में आप तभी बोलते नहीं है, आपका माइंड उस लिटरेचर को, उस सेंटेंस को खुद ब खुद यूज करता है, कितना अच्छा लग रहा है, इट्स वेरी गुड, मजा आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है। तो ये चीज आपके दिमाग में चलते रहती है, इसलिए सोचने से साथ साथ महसूस करने में भी उपयोग होता है। और चीजों से जुड़ने में कहीं पर भी कोई भी कनेक्टिविटी जब आप होती है, तो आंतरिक आपकी जो लैंग्वेज है वो हमेशा चलती है। हमेशा आपका ये, आप जब भी कुछ भी एक्टिविटी होता है किसी भी चीज से, मैं ये मोबाइल को देख रहा हूँ तो मेरे दिमाग में, मैं बोल नहीं रहा हूँ लेकिन चल रहा है, अच्छा मोबाइल इतना स्क्रीन है, ये है वो है, जो भी चीज मैं उस समय पर सोच रहा हूँ उससे जुड़ी हुई चीजें, उसको उससे जुड़ रहे हैं, किसी इंसान से जुड़ रहे हैं, तो वो एक प्रेडिक्शन जो होता है, जैसे कोई मेरे साथ पहली बार जुड़ा, अच्छा यही है दीपक हिमांशु, इसी के बारे में सुने थे, ये सेंटेंस आपके दिमाग में चल रहा है। तो ये तीनों चीजों में मदद करता है। ये बहुत अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको आपको डिटेल में बताने की कोशिश की। अब देखिए, तो यहाँ पर हमारा उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, स्किनर के अनुसार भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण है ना किस पर बल देता है, बताइए सब लोग। व्यवहारवादी दृष्टिकोण, अब देखिए ये आपने पेडागोजी में पढ़ा है, सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, तो व्यवहार किस पर बल देता है, कोई बता सकते हैं क्यों? बच्चे आंसर कर रहे हैं सी, अनुकरण पर बल देता है। क्यों संगीता, क्यों बल देता है अनुकरण से व्यवहारवादी दृष्टिकोण? जी, अनुकरण पे इसलिए बल देता है क्योंकि बच्चा जो होता है वो अनुकरण करके सीखता है। जैसे हम बड़े हैं तो जो हमसे छोटे बच्चे हैं, जैसे हम व्यवहार करते हैं, जैसे हम बोलते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं, तो वो भी ऐसा ही करता है क्योंकि वो देखकर सीखता है, हमारा अनुकरण करता है। अगर हम उनके सामने गलत व्यवहार प्रदर्शित करेंगे तो वो भी वैसे ही करेंगे। तभी कहते हैं कि शिक्षक का बच्चे अनुकरण। जी बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो होता है, आज मैं YouTube पे भी एक क्वेश्चन कराया था जिसमें ऐसे कुछ व्यवहारवादी था, तो उसका ऑप्शन भी वही व्यवहार से ही जुड़ा हुआ था। बिहेवियर को रटा नहीं जा सकता है ना, आपको आपके एक्सप्रेशन है, जैसे आप क्लास में जुड़ते हैं, आप सभी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सब लोग एक रिगार्ड के साथ जुड़े हुए हैं, इस चीज को आपको कोई रटा नहीं सकता है कि अभिषेक आपको कैसे रहना है, या सोनी आपको कैसे रहना है, पूजा आपको कैसे बैठना है, या संगीता आपको कैसे बात करनी है। ये जो चीज आप कर रहे हैं ये आपने महसूस किया है, या आपने किसी अपने आपके फैमिली की वैसी अच्छी कल्चर है, वैसा व्यवहार है, वैसी संस्कृति है, या आपने वैसे अच्छे माहौल में रहा है जिससे आपने ये चीज सीखा है कि आप किस प्रकार से टीचर्स के सामने आपको रहना है, या कैसे बात करना है, कैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। तो दिस थिंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन सेंटेंस की, हमको आपको रट लेंगे कि नहीं ऐसे करो, इस समय में ऐसे बैठो, तभी ऐसे बैठो, ऐसे बोलो, ये करो, ये चीज रटाया नहीं जा सकता। ये कंप्लीटली अनुकरण करना है। हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, यही बात स्किनर, पावलव, थांडाइक, इन सब ने जोर जोर से बोली है कि आप व्यवहार करके सीखते हैं। तो व्यवहार क्या है, बेसिकली अनुकरण करके सीखना है। आप चीजों को एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, दूसरों को देखकर कि अच्छा वो ऐसा कर रहे हैं तो हम ऐसा कर रहे हैं। आज हम आप जो कुछ भी हैं उसमें हमारा अवलोकनीय व्यवहार, हाँ यही वर्ड था, अवलोकनीय व्यवहार का बहुत महत्व है, ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए कहीं पर भी जब भी व्यवहारवादी दृष्टिकोण होगा तो वो अनुकरण है, अवलोकन है, ये सब चीजें एक साथ आती है। और लैंग्वेज में तो ये बहुत ज्यादा, हम सबका अलग अलग टोन है, ये सब व्यवहार के कारण है, अनुकरण के कारण। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसके लिए लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है, सब लोग बताएंगे। मैं चाह रहा हूं कि पेडागोजी को आप महसूस करें, हिंदी पेडागोजी, क्योंकि लैंग्वेज की पेडागोजी तो बहुत अच्छी है ना, क्योंकि वही लैंग्वेज के थ्रू तो हमको बच्चे को पढ़ाना भी। बताइए सब लोग, तो लिखित भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए, कार्यालय के कार्य के लिए, या केवल साहित्य सृजन के लिए, या केवल प्रतिवेदन के लिए? तो यहाँ पर आपके उन टीचर का बात चल जाता है जो आपको बताते हैं कि केवल वर्ड नेगेटिव है। यहाँ पर आपका उनका बात चल जाता है, हर जगह नहीं चलेगा, यहाँ पे चल गया कि ये तो नेगेटिव है, केवल साहित्य सृजन बोल के केवल कर दिया, तो वो तो संभव नहीं, क्योंकि भाषा अनंत है भाई, जैसे गणित अनंत है, गणित में संसार को लिखा जा सकता है, तो भाषा में भी किसी भी बात को बोला जा सकता है। आज आप जो कुछ भी है एक भाषा के कारण है।
आज मैं जो कुछ भी हूँ एक भाषा के कारण हूँ। मैंने बड़े बड़े करोड़पति लोगों से टूटते देखा है, और हम लोग कुछ नहीं है, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, आज इतने बच्चे सम्मान करते हैं। भाषा का बहुत बड़ा रोल है। नॉलेज भी बिना भाषा के आप दिखा नहीं सकते। कार्यालय के कार्य के लिए और अभिव्यक्ति के लिए, कार्यालय का कार्य भी सही है, लेकिन ये तो बहुत छोटा आंसर हो गया ना, कि एक छोटा सा कॉर्नर आप बता रहे हैं। अपनी अभिव्यक्ति सबसे इंपैक्टफुल, सबसे बड़ी चीज है, कि जिस बात को आप अभिव्यक्त कर सकते हैं लिख कर, है ना। कहते हैं कि हमारा, जब मैं किताब लिख रहा था, लिखना मैंने शुरू किया था, तो मैंने काफी सारे नॉवेल्स पढ़ी थी। पहले भी मुझे बड़ा शौक था, तो मैंने फणीश्वर नाथ रेणु जी को पढ़ा है, उनके सारी चीजें पढ़ी हुई है, क्योंकि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। दिनकर जी को मैंने पढ़ा है ना, प्रेमचंद की बहुत सारी चीजें पढ़ी है। तो एक बड़ी अच्छी वो लाइन मुझे मिली थी कि हम सब लोग कलम के सिपाही हैं, हमारे पास कलम की तलवार है, और इसी से हम भेदते हैं, इसी से हम बाण चलाते हैं, इसी से हम गोली मारते हैं। मतलब एक कलम के में कितनी बड़ी ताकत होती है, एक बंदूक में उतनी बड़ी ताकत नहीं होती है। और वो कलम क्या है? आपकी लिखित भाषा, जो चीज अभी आप देख रहे हैं। तो वही जो कलम है वो आपकी अभिव्यक्ति है। एक बार आपने अभिव्यक्त कर दिया। हमारे बीच में मनमीत जुड़े हुए, बहुत अच्छा लिखते हैं। इनका एक लाइन मुझे बड़ा अच्छा याद है, आज से 2 साल पहले किसी चीज पे, मेरे बर्थडे पे या किसी चीज में, उन्होंने लिखा था, दीपक के प्रकाश से, क्या बोला था मनमीत? एक बार प्लीज बताइएगा। आपका जो वो लाइन था, वो एक लाइन मुझे बहुत भा गया है जी। दीपक के प्रकाश में प्रदीप्त शुभम आनंद मनमीत। देखिए, अब इस चीज का मतलब देखिए, इसमें श्रृंगार भी है, इसमें रचना भी है, इसमें इम्पैक्ट भी, इसमें महसूस भी है। दीपक के प्रकाश में प्रदीप्त, एक तो नाम को यूज किया गया है यहाँ पर दीपक के लिए, प्रकाश को उससे जोड़ा गया है, तो उसका जो एक्चुअल मीनिंग है वहां पे ले गया है। तो एक इंसान की पर्सनैलिटी को एक थिंग्स के साथ जोड़ा गया। अब उसका राइमिंग भी आप देखिए, शुभम आनंद मनमीत, तो इनका नाम के साथ भी उसका ट्यूनिंग है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी जो भी चीजें, रचनाएं लोग करते हैं, वो क्या है? अभिव्यक्ति है। नाम सुन के कितना अच्छा लगा, जैसे उन्होंने बोला दीपक के प्रकाश में प्रदीप्त शुभम आनंद मनमीत, सुन के ही आपको एक लगा, अरे वाह कितना अच्छी बात है। तो ये अभिव्यक्ति है। जब आप लिखते हैं तो आप ऐसा लिख देते हैं कि सुनकर आपको लगता है कि चीजें सामने घूम रही है। इसलिए अभिव्यक्ति से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। लिखित भाषा या इवन बोलने वाली भी भाषा जो है, जिसमें अभिव्यक्ति से बढ़ के कोई रोल नहीं हो सकता, ये मैं कहना चाहूँ। कार्यालय में यूज करिए, पढ़ाई में यूज करिए, किताब में यूज करिए, लेकिन द बेस्ट थिंग इज कि आप उस बात को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन विधि के अंतर्गत हम क्या सीखते हैं? आगमन निगमन हर सब्जेक्ट में आपके आपके पीछे नहीं छोड़ रहा है। कल भी कराया था मैंने गणित में। आगमन विधि के अंतर्गत हम क्या सीखते हैं? उदाहरण से नियम, बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल से ये नियम से उदाहरण उल्टा है। भाषा से व्याकरण, ऐसा तो मतलब है नहीं। व्याकरण से भाषा होता तो सोचते भी, सरल से जटिल होता तो सोचते भी। उदाहरण से नियम, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थिति में हम कह सकते हैं कि पठन हो रहा है? बताइए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कह सकते हैं कि पढ़ना हो रहा है? प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण करना। अगर हम शब्द का सही उच्चारण कर रहे हैं तो क्या हम पठन कर रहे हैं? या ध्वनि का उतार चढ़ाव करके, या अनुमान के साथ भाव ग्रहण करके, या व्याकरण का सही प्रयोग करके? सी करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा, कोई बता सकते हैं? फटाफट जल्दी से बताइए कमेंट में कि क्यों होगा सी। सी क्यों करेक्ट आंसर होगा? अनुमान के साथ भाव ग्रहण करना होगा, तभी हम क्यों बोलेंगे कि पठन होगा? बताइए आरुषि सिंह, क्यों लगता है आपको ये सी आंसर क्यों होगा? यस सर, अनुमान के साथ भाव ग्रहण कर, जैसे कि हम अनुमान लगाते हैं कि ये सही है, ये मेरा भाव भी तो होना चाहिए ना, कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ये है, जो अनुमान लगा के भाव लगा, मतलब क्वेश्चन अनुमान लगाते हैं, लेकिन सही तरीका जब होगा जब हम उसको भाव भी लगाएंगे, दोनों तरीके ठीक से है, तो सोचेंगे तब वो सही हो सकता तो है। जब हम सही उच्चारण किए तो क्या वो पठन नहीं था? जो ए ऑप्शन में है कि शब्द, सारे शब्द नहीं का, वो नहीं था? नहीं, सही उच्चारण हम किए नहीं, पढ़े ना, सही उच्चारण में पढ़े, लेकिन मेरा भाव भी तो होना चाहिए ना। अब आपको हम बोले कि सर थैंक यू सर, तो मेरा भाव भी ना होना चाहिए कि सर थैंक यू नमस्ते, बोले तो भाव भी होना चाहिए। अच्छा, ओके ओके। अभिषेक, आपने भी इसमें रेजेंट किया था, आप इस पे कुछ बोल सकते हैं? जी हेलो जी बताइए।
सर इसके बारे में हम कहना चाहेंगे कि ये जो मैम अभी बोली हैं कि जैसे कि भाव इसलिए जरूरी है कि हम उस चीज को समझेंगे तब, जब उस चीज के बारे में पढ़ेंगे या उसके बारे में हम अच्छे तरह से समझ पाएंगे। जैसे किसी चीज को हम किसी को के प्रति संवेदना व्यक्त की है तो उसमें हमारा इमोशन शो करता है कि हम क्या उसके साथ उसका भावना हमारा कैसा है, उसके साथ संबंध का जो भावना है वो कैसा है मेरे। जी यही शो कर। ओके ओके, वेरी गुड। देखिए, मैं आप सभी की बात से ताल्लुकात रखता हूं, लेकिन इसमें मैं और कुछ पॉइंट ये जोड़ना चाहता हूं कि हमारे पास जो यहाँ पर 4 ऑप्शन है ना, कि शब्द का सही उच्चारण, उतार चढ़ाव और जो व्याकरण का सही प्रयोग, वो भी हमारे पठन का हिस्सा है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो हम पढ़ने की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग क्लास में जुड़े हुए हैं, जूम क्लास में, तो अच्छा इंटरनेट होना या आपका अच्छा मोबाइल होना या मेरा अच्छा बात आप तक पहुंचना या अच्छा जेस्चर होना, हर चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी आगे एग्जाम है, उससे जुड़े हुए हिंदी पेडागोजी के तथ्य आपको समझ में आनी चाहिए। तो ऑप्शंस सही उच्चारण करना भी सही है, उतार चढ़ाव भी सही है, सही प्रयोग भी सही है, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा प्रभावी ये है कि जब भी हम पठन करते हैं तो अगर आप अनुमान के साथ भाव ग्रहण नहीं कर पाए, मतलब मैं किस बात को क्या बोलना चाहता हूं, अगर मैं कोई बात आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और मैं अगर मेरा भाव सही पता नहीं चला आपको, तो फिर आप समझेंगे कैसे कि ये इंसान किस तरह से बोल रहा है। अबे आ जाना रे खाने के लिए, अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे यहाँ आते हैं आज रात डिनर पे, बहुत अच्छा लगेगा। दोनों में अंतर है, भाव ही आपकी बात को एक्चुअल बता सकता है, इसलिए उससे बढ़ के कुछ नहीं है। बाकी आप व्यवस्था करिए, सब कुछ करिए, लेकिन सबसे मेन चीज क्या है, इसलिए हमने उसको लगाया क्योंकि बाकी भी खराब नहीं है, लेकिन उसके बिना वही हमारा उद्देश्य रहता है बेसिकली, कि अनुमान के साथ हम एक भाव ग्रहण कर सके कि क्या हमको करना चाहिए। अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके द्वारा की गई? टेलीग्राम ग्रुप पे किसी ने पूछा था इसको, उस पे बार बार वाइगोत्स्की बता रहे थे कोई। अहम केंद्रित भाषा जो है ये जिन प्याजे ने कहा है ना, और ईगो सेंट्रिक बोलते हैं इसको, और प्याजे ने इसको निजी टॉक कहा है, सेल्फ टॉक कहा है, निजी भाषा, खुद से बातचीत, ऐसा। तो ईगो सेंट्रिक प्याजे का कहना है। ये सब आप लोग सीडीपी के धुरंधर हैं आप लोग, और स्किनर का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। चॉम्स्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी दी है, वाइगोत्स्की ने निजी भाषा, निजी बातचीत कहा है। अंतःवाक की संकल्पना किससे की गई? अब लीजिए वही निजी भाषा, अंतःवाक, ये दोनों को मिला के सीटेट में 19 में भी पूछा है, 21 में भी पूछा है, 18 में भी पूछा है। अंतःवाक हो गया वाइगोत्स्की। जो अंतः बातचीत है, अपने कहते हैं खुद से बातचीत बच्चा करता है, वाइगोत्स्की ये बात कहते हैं, और प्याजे कहता है कि नहीं, वो सेल्फ सेंट्रिक होता है। एक्चुअली कहने का ईगो सेंट्रिक और दोनों का मीनिंग एक ही है, कहने का तरीका दोनों का अलग है। कि एक हुआ कि ईगो सेंट्रिक है कि अपने बारे में सोचता, अपने हिसाब से सोचता है। ये कहते हैं क्योंकि ये तो सामाजिकता पे रहते हैं ना, तो इसलिए कहते हैं कि वो खुद से बातचीत करते हैं। देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड यू, आपके खुद के दिलो और दिमाग के बीच का ये इंटरेक्शन है, जिसको वो अंतः बातचीत कहते हैं, है ना। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण की किस विधि में मुख्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है? बताइए सब लोग, मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, बताइए। अच्छा, इस विधि को कोई मुझे समझा सकते हैं अच्छे से? क्या होता है व्याकरण विधि, प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि? एनीबॉडी? कोई समझा सकते हैं? टोनी रानी बताइए, क्या है ये? हेलो, व्याकरण विधि क्या है, प्रत्यक्ष विधि क्या है, अप्रत्यक्ष विधि क्या है? सर व्याकरण विधि वो विधि है जिसके अंदर मतलब जैसे संज्ञा सर्वनाम को भी हम पढ़ रहे हैं, तो एक मतलब उसका रूल होता है कि इतना पार्ट है, इतना संज्ञा सबसे पहले डिफाइन किया जाता है, उसके बाद उसका रूल कहाँ कहाँ है, फिर कारक का चिन्ह कैसे प्रयोग किया जाता है, सब चीज व्याकरण के हिसाब से होता है। ठीक है। प्रत्यक्ष विधि वो है कि जैसे कि कोई रूल जैसे हम डायरेक्ट बता दिए
कि करता है, मतलब राम आम खाता है, प्रेजेंट में हो गया, राम आम खा रहा था, ऐसे पास्ट में फ्यूचर में खाएगा, तो ये सारा चीज सर डायरेक्ट हो गया। इन अप्रत्यक्ष हुआ होगा जैसे कि किसी चीज से कोरिलेट करके, जैसे हम पढ़ा रहे बच्चों को, जैसे कि अब हम लोग की तरफ का भोजपुरी ये बोली है, तो उससे बता करके उसको अदर लैंग्वेज सिखाना, वो अप्रत्यक्ष विधि हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लिखा है कि भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है, तो प्रत्यक्ष में हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता? प्रत्यक्ष में सबसे पहले सर पहले से ही वो रूल बना दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना है। वो रूल शुरू से आप भी पढ़े होंगे तब भी वही चीज, हम लोग भी पढ़े तब भी वही चीज, आगे जनरेशन जो पढ़ेगी वही चीज पढ़ेगी, बस उसमें थोड़ा मॉडिफाई किया जाता है। जी जी जी, बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास। देखिए बिल्कुल यहाँ पर मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ। व्याकरण भी तो ठीक है, आप मतलब ग्रामर का इंपोर्टेंस वहां पे रहता है कि आप जब बात भी कर रहे हैं तो वो उसमें व्याकरण झलक रहा है। जैसे साहित्यकार कभी बोलते हैं तो उनका बड़ा रहता है साहित्य पे फोकस, तो वो साहित्य से जुड़ा हुआ हो गया। कोई व्याकरण को ध्यान में रख के कराते हैं तो वो व्याकरण से जोड़ के हो गया। मेनली वहां पे फोकस रहता है कि हम व्याकरण को मेन उपयोग कर रहे हैं या उसके परिपक्वता पर ध्यान दे रहे हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो मेथड है, ये बिल्कुल इन्होंने सही बोला। डायरेक्ट मेथड है किसी बात को एज इट इज बोलना, तो वो एक फैक्ट है। जब कोई एक फैक्ट बोलते हैं तो उसमें वो एक सेंटेंस है। मतलब अभी अप्रत्यक्ष में जब हम आपको कोई चीज बताते हैं, इनडायरेक्ट रूप से बता रहे हैं, तो बिल्कुल जैसे उन्होंने बोला वो भोजपुरी है, तो भोजपुरी से समझा के, कोई और एग्जाम्पल से देख के, तो जो दैनिक जीवन से जोड़ के, या जो चीज उससे डायरेक्ट जुड़ी हुई नहीं है उससे जोड़ के। अभी मैं सुबह में पढ़ा रहा था, उसमें मैंने बोला था कि बहुत सारे मीम्स आते हैं, जैसे राजपाल यादव का ऐसे वाला है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सब चीजें अप्रत्यक्ष चीजें हैं, उससे आप अपने इमोशन को समझा देते हैं कि एक्चुअल में आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो अप्रत्यक्ष चीजों से जोड़कर कर देते हैं, वो अप्रत्यक्ष विधि हुआ। तो वहां पर आप मातृभाषा का भी प्रयोग करते हैं, वहां पर आप हर तरह से, बस आपका एम रहता है समझाने का। प्रत्यक्ष विधि में क्या रहता है, ये थोड़ा प्रोफेशनल होता है, इसमें जो चीजें जैसे हैं वैसे ही रहती है, इसलिए इसमें मूलतः मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसे तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जितनी आप जरूरत है उस हिसाब से हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि प्रत्यक्ष विधि में मेनली उस बात के फैक्ट को दिखाना होता है। दैट्स व्हाई वी डोंट यूज मदर टंग। बच्चे की भाषा समाज के संपर्क का ही परिणाम है, ये बात किसने बोला? हमेशा आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि भाषा की एक्विजिशन थ्योरी चॉम्स्की ने दी है, लेकिन भाषा के हर क्वेश्चन का आंसर चॉम्स्की नहीं होगा। अभी मेरे बच्चे यहाँ पे करेक्ट आंसर दे रहे हैं, क्योंकि वाइगोत्स्की का भी SCL है ना, सोशल कल्चर और लर्निंग, तो वाइगोत्स्की के हाथ में भी भाषा की बहुत सारी चीजें आती है। जैसे ही भाषा को वो समाज से जोड़ दिया तो वो वाइगोत्स्की है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चॉम्स्की नहीं, वाइगोत्स्की होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु, शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन सा है? अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है, या केवल समाज शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है, या विद्यालय में ही शिक्षण कार्य होता है इसलिए यह शिक्षण विद्यालय है? तो ए होगा। कोई इस पे बता सकते हैं क्यों हम अधिगम बोल रहे हैं शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु, और अधिगम होता क्या है? एनीबॉडी? सब लोग आगे आइए, मैं देख रहा हूं कि एक ही पैटर्न पे बच्चे लोग जो है आगे आ रहे हैं। सब लोग आगे आइए। रीता पाल बताएंगी अभी। नेहा मोहर आप भी रेडी रहिएगा, टाइम मिला तो आपको भी बुलाएंगे। बताइए रीता, अनम्यूट करिए प्लीज, जल्दी क्या करिए। ओके, तो नेहा प्लीज आप अनम्यूट करिए, रीता पाल ने नहीं किया। बताइए। जी सर, जरूरी नहीं है कि बच्चा स्कूल में ही सीखे। लर्निंग तो बच्चा कहीं से भी कर सकता है, वो अपने आसपास देख के कि क्या चल रहा है, किस चीज से कितना सीखा जा सकता है, ये सब लर्निंग के ही पार्ट में आएगा सर। ठीक है, तो अधिगम ही शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य बिंदु है। आप मतलब इस चीज के आप सपोर्ट में देखिए। केवल समाज शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य बिंदु है, केवल हटा दीजिए तो वो भी बहुत अच्छा लाइन है कि समाज शिक्षण प्रक्रिया का
एक मुख्य बिंदु है, क्योंकि समाज में हम शिक्षण करते हैं, लेकिन सिर्फ समाज में नहीं करते हैं, विद्यालय में करते हैं, घर में पढ़ते हैं। आपको पता ही है प्राइमरी सोशलाइजेशन से लेके हर सोशलाइजेशन का, तो हर जगह करते हैं। केवल नहीं भी रहता तो भी वहां यहाँ पर वो करेक्ट आंसर इसलिए नहीं होता क्योंकि समाज अच्छा पार्ट है, लेकिन बस एक पार्ट है। और विद्यालय में शिक्षण कार्य होता है तो विद्यालय भी है इसका पार्ट, लेकिन वो भी बस एक पार्ट है। अधिगम जो वर्ड है ना, इसलिए है क्योंकि आप घर में करिए, परिवार में करिए, समाज में करिए, विद्यालय में करिए, आस पड़ोस में करिए, खेल के मैदान में करिए, पार्क में करिए, जहां पे भी करिए, अल्टीमेटली अगर आप सीख गए, मतलब आप जूम पे पढ़िए, यूट्यूब पे पढ़िए, प्लस पे पढ़िए, स्पेशल पे पढ़िए, हम लोग दोहराते रहते हैं आप लोग को चारों बगल, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां कभी वहां, जहां पे भी पढ़िए, अल्टीमेटली अगर आप सीख गए तो आपका काम बना, नहीं तो ऐसे ही दौड़ते रहिए। तो अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य बिंदु है, मतलब है सीखना, है ना। इतना टेस्ट देते हैं, इतना प्रैक्टिस करते हैं, थ्योरी करते हैं, सीखे नहीं तो सब बेकार। तो इसलिए अधिगम सबसे मेन चीज है। सीख लिया, अधिगम मतलब लर्निंग कर लिया, तो वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण के लिए उचित विधि नहीं। बताइए, उपचारात्मक शिक्षण के लिए कौन सा नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण हम सभी लोग जानते हैं कि कमियों को दूर करने के लिए किया जाता है। अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था करना, व्यायाम द्वारा, गोष्ठी का आयोजन या विशेष प्रकार का अभ्यास। क्या बताते हैं आप लोग? देखिए, अतिरिक्त कक्षा बिल्कुल यूज होते ही है ना, इससे जो भी परेशानियां वो दूर होंगी। गोष्ठी का आयोजन, जैसे अभी हम लोग भी कभी कभी होगा तो गोष्ठी भी करेंगे, डाउट पूछो, ये पूछो, एक दूसरे को बताओ। विशेष प्रकार का अभ्यास, प्रैक्टिस करिए, वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। व्यायाम शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, फिजिकली इंपॉर्टेंट है। व्यायाम से हम मतलब उपचारात्मक शिक्षण नहीं कर सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण जो हमारा नॉलेज की कमियां हैं वो व्यायाम से दूर नहीं कर सकते, हम शरीर को तंदुरुस्त बना सकते हैं, ये काम हम व्यायाम से कर सकते हैं। ये देखिए, ये पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कि इसमें आपका थोड़ा सा याद रखना भी है। तो मैकडोनाल्ड के अनुसार समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 4 मुख्य भाग में से कौन सा विकल्प सही है? अधिगम प्रक्रिया का जो मुख्य भाग होता है, देखिए, सबसे पहले आपका आता है करिकुलम, है ना। आप सबसे पहले पाठ्यक्रम होता है कि क्या पढ़ाना है। अभी केवीएस का देखिए सब कुछ बदल गया, तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं? पाठ्यक्रम। हालांकि बहुत जगह पे पाठ्यक्रम से पहले बैच लॉन्च हो गया, अनुदेशन पहले हो गया, लेकिन वो संभव ही नहीं। सबसे पहले पाठ्यक्रम होगा, फिर उसके बाद हम इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे, पाठ्यक्रम के बेसिस को, पाठ्यक्रम को समझ के इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे, और उसके बाद शिक्षण शुरू होगी, और तब जाके अधिगम होगा, है ना। ये उल्टा नहीं हो सकता है। शिक्षण तब तक नहीं हो सकता जब तक आपको पूरा इंस्ट्रक्शन नहीं, और इंस्ट्रक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके पास प्रॉपर करिकुलम नहीं। तो ये पूरा एक सीरीज है जो मैकडोनाल्ड के अनुसार कहा गया। उपचारात्मक कार्य कब होना चाहिए, बताइए? ये एक तो आप लोग यहाँ पर, आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि भैया जब जरूरत है बता दो, है, जब जरूरत है उपचारात्मक कार्य कर दो, लेकिन वो भी थोड़ी कितना अनमैनेज्ड हो जाएगा। जैसे अभी, अब मेरी क्लास में अगर मैं बोल दूं कि जिसको जब जो पूछना है पूछते रहो, तो क्लास चल ही नहीं पाएगा, है ना। देखिए, प्लस के क्लास में भी चल ही नहीं पाएगा क्लास। इसलिए उपचारात्मक शिक्षण कब होना चाहिए, उसका एक निश्चित तरीका है, प्रत्येक पाठ के अंत में। तो सप्ताह, साल या वर्ष क्यों नहीं बोला हमने? क्योंकि हमारे लिए टाइम से ज्यादा पाठ इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मैं अभी भी बोलता हूँ ना कि मैं आधा घंटा पढ़ाऊं कि 1 घंटा पढ़ाऊं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मुझे इतना चीज आज पढ़ाना है। तो पाठ मेरी जब समाप्त होगी तब मैं उपचार कराऊंगा, क्योंकि उस पाठ से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम होगी आप कर सकते हैं, है ना। तो वर्ष में 3 बार या सप्ताह में 1 बार, ये सब कभी भी डिफाइनिंग फैक्टर नहीं हो सकता है। मेनली हमारी पाठ समाप्त हुई, हमने उस पाठ को पढ़ा दिया, उसका उपचार करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए सब लोग। बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? 2 प्रकार की बोली बोलता है ना। भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है। तो आपको पता है ना कि वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। वाइगोत्स्की करेक्ट आंसर है। संज्ञानात्मक को इन्होंने किससे जोड़ा? संज्ञानात्मक को इन्होंने सामाजिक से जोड़ा।
ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं। और फिर उन्होंने बोला कि भैया जो हमारा परिवार है, समाज है, विद्यालय है, ये सब इसके अंतर्गत आता है, इसलिए इनका सिद्धांत को हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये जो सामाजिक अंतःक्रिया है, जिसमें कि अपनी भाषा के दौरान हम एक तो जहां से हमने स्टार्ट किया उस भाषा की बात करते हैं, और एक जो मान्य है उस भाषा की बात करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? सोशल इंटरेक्शन के ही कारण करते हैं ना। अगर आज मान लीजिए कि आपकी अपनी भाषा है घर की, कोई और, कोई भोजपुरी बोलते हैं, कोई खोरठा बोलते हैं, कोई मगही बोलते हैं, कोई जो भी मैथिली बोलते हैं, कोई भी बात, बंगाली बोलिए, उड़िया बोलिए, लेकिन अभी इस क्लास में सब लोग एक सर्वमान्य भाषा बोल रहे हैं ना, वो है हिंदी। तो ये सामाजिक इंटरेक्शन के कारण ही बोल रहे हैं। समाज की जरूरत नहीं होती, समाज नहीं रहता, सामाजिक संपर्क नहीं होता, तो आपको जरूरत ही नहीं थी, फिर उतने में काम चल जाता। तो इसलिए सामान्यतया बच्चे अपनी भाषा के दौरान यही 2 प्रकार की बोली बोलता है, ऐसा वाइगोत्स्की का कहना था। तो बच्चों, ये हमारा आज का हिंदी का एक छोटा सा सेशन था। मेरा मकसद यहाँ पर पढ़ाने का जो है, तो क्वेश्चन कराने का सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ क्या, ये कभी नहीं है कि हम अपनी जो क्वेश्चंस है उसको करते जाएं। मेरा है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को हम लेकर आए, है ना। और आप देखिएगा ये जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, ये सब बहुत उम्दा क्वेश्चंस है। एक बार आप 2021 के क्वेश्चन से भी मिला के देखिएगा। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोग करें, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। दूसरा चीज कि वो वैरायटी हमको डाइजेस्ट हो, है ना, आपको पता चले, आपको समझ में आए। तो जिस तरीके से आप लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग ऐसे ही पार्टिसिपेट करिए और बढ़िया से इस इंटरेक्शन में शामिल होइए। और हमारा आज का जो क्वेश्चन है यहीं पे खत्म होता है। एक बार सब लोग वीडियो ऑन कर लेंगे जो भी लोग क्लास में हैं, और आप सभी लोग इसकी बेनिफिट भी देख सकते हैं। आपको लग रही होगी, जो लोग आज 3-4 क्लास, तो हमारी 5 क्लास हो गई जूम पे, इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है। मुझे अलग अलग जगह से मैसेज आते हैं कि सर मुझे ऐड कर लीजिए, मुझे ऐड कर लीजिए। तो ये चीज हमने जो है अपनी तरफ से, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं जो भी बच्चे यहाँ पर हैं सुपर 50 में, वो सारे बच्चे कहीं ना कहीं अपना जो इनपुट है वो जरूर हमेशा देते रहिए। क्योंकि क्या है ना कि जो 50, 100, 500 बच्चे इस वीडियो को देखेंगे भी, भविष्य में अगर लाखों बच्चे भी इस वीडियो को देखते हैं, तो वो बच्चे भी तो आप ही की तरह हैं। उनके डाउट्स, उनके बोलने के तरीके, उनके पूछने के तरीके आप ही की तरह हैं, तो वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो मैं हमेशा इसे ये कहता हूं कि कभी भी एक कोई टीचर महारत नहीं होता है। तो जब हमारे साथ आप सबके व्यूज यहाँ पे मिल रहे हैं, सब लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बता रहे हैं, तो वो मिलके ही चीजें अच्छी बनती है ना। और वो चीजें जो सामने वाला जो देखेगा, उनके लिए भी आप बहुत बेटर कर रहे हैं, और खुद भी आप डिबेट के साथ पढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, जो लोग इस वीडियो में आज जुड़े। आगे के वीडियो में और भी बेहतरीन तरीके से हम लोग हिंदी पेडागोजी को लेकर चलेंगे। और भी कुछ चीजें मेरे दिमाग में है, टेस्ट वगैरह भी मैं कराऊंगा, लेकिन वो यूट्यूब पे डायरेक्ट करा दूंगा, क्योंकि वहां पे पोल होगा, और क्लासेस ऐसे ही चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।